Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is 2023 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जॉन एलफ फोर्स। तो 2023 का नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर का किनको मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्वेगियन ऑथर जॉन ओलेफ फोर्स हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023 फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज दैट गिव वॉइस टू द अनसेएबल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो नॉर्वेगियन ऑथर है आपके जॉन ओलेफ फोर्स, उनको दिया गया है नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए 2023 में उनके इनोवेटिव प्ले और प्रोच के लिए, जो कि वॉइस दे रहा है अनसेएबल एस्पेक्ट को, ह्यूमन के एक्सपीरियंस का। फीचर्स क्या है इनके वर्क का? Its work is characterized by a radical reduction of language and dramatic action which express powerful human emotion like anxiety, powerlessness in simple terms. False write in Norwegian Norsk, the less common version of the Norwegian language. उनका जो वर्क है उसको कैरेक्टराइज किया गया है रेडिकल रिडक्शन ऑफ लैंग्वेज और ड्रामेटिक एक्शन के माध्यम से। उन्होंने एक्सप्रेस किया है पावरफुल ह्यूमन इमोशन को एंग्जाइटी और पावरलेसनेस के माध्यम से सिंपल टर्म पे। और फोर्स का जो है उन्होंने लिखा है नॉर्वेगियन न्यूज पे, जो कि लेस कॉमन वर्जन है नॉर्वेगियन लैंग्वेज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम। तो हम जानेंगे इसके बारे में। A new report by Freedom House reveals that global internet freedom has been on the decline for the 13th consecutive year. एक जो नया रिपोर्ट है फ्रीडम हाउस का, ये रिवील करता है कि जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम है उसमें डिक्लाइन देखा गया है 13th consecutive year भी। This decline is seen in 29 countries while only 20 countries have registered improvement in internet freedom. ये जो रिडक्शन देखा गया डिक्लाइन 29 कंट्रीज में है, जबकि सिर्फ 20 कंट्रीज ही ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट देखा गया है इंटरनेट फ्रीडम को लेके। The report titled Freedom on the Net 2023, The Repressive Power of Artificial Intelligence, highlight the growing use of artificial intelligence by government for censorship and the spread of disinformation. ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है Freedom on the Net 2023, The Repressive Power of Artificial Intelligence, ये दर्शाता है जो बढ़ रहा है यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट के द्वारा सेंसरशिप के लिए और स्प्रेड करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन को। सम की फाइंडिंग इंक्लूड, जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ईरान विटनेस अ शार्प इंक्रीज इन डिजिटल रिप्रेशन। जैसे कि ईरान में देखा गया है बहुत ज्यादा इंक्रीज डिजिटल रिप्रेशन में। चाइना का रैंक जो है वो वर्ल्ड का वर्स्ट इन्वायरमेंट है इंटरनेट फ्रीडम को लेकर 9th कंसेक्यूटिव ईयर से। इसके बाद म्यांमार है जहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। A record 55 countries this year impose legal consequences for online expression. A record 55 countries ऐसे हैं जिन्होंने इस साल इम्पोज किया है कि लीगल कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा ऑनलाइन एक्सप्रेशन के लिए अगर वो गलत हुआ तो। इलेक्शन वेयर आइडेंटिफाइड एज ए ट्रिगर फॉर डिजिटल रिप्रेशन, और इलेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है कि एक ट्रिगर है डिजिटल रिप्रेशन के लिए। रिगार्डिंग इंडिया द रिपोर्ट नोटेड, भारत के संदर्भ में ये जो रिपोर्ट है इनका मानना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल रिक्वायर लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू यूज AI बेस्ड मॉडरेशन टूल फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल है, ये रिक्वायर करता है कि लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आवश्यकता है कि वो उपयोग करे AI बेस्ड मॉडरेशन टूल की वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट के लिए। The report expressed concern about the impact of India's expanding censorship regime on democracy. और ये जो रिपोर्ट है ये एक्सप्रेस कर रहा है जो चिंता है, जो प्रभाव पड़ रहा है भारत के एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रिजाइम का डेमोक्रेसी के ऊपर। इंडिया वाज इवेलुएटेड ऑन वेरियस सेंसरशिप मेथड इंक्लूडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, ब्लॉक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ब्लॉकिंग एंड द फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट। और भारत को इवेलुएट किया गया है बहुत सारे सेंसरशिप मेथड के ऊपर, जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, ब्लॉक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ब्लॉकिंग और फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट आता है। इंडिया स्कोर 50 ऑन a scale of 1 to 100 with higher score representing greater digital freedom, while Iceland received the highest score of 94, indicating the best climate of internet freedom. भारत का स्कोर जो है 50 है, जो आपका स्केल है 1 to 100 में। अगर आपका स्कोर हाइयर है तो ये दर्शाता है कि ज्यादा फ्रीडम है। आइसलैंड का जो है हाईएस्ट स्कोर है 94 का, ये दर्शाता है कि बेस्ट क्लाइमेट जो है इंटरनेट फ्रीडम के लिए वो आइसलैंड में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया जापान फंड IJF। PIB के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम।
National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) had partnered with Japan Bank for International Cooperation (JBIC) to establish a $600 million India-Japan Fund with the Government of India and JBIC as primary investor. जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है NIIF, उसने पार्टनरशिप किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन JBIC के साथ, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके $600 मिलियन का इंडिया जापान फंड को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JBIC जो होंगे वो प्राइमरी इन्वेस्टर होंगे. This collaboration reflects a significant joint effort between India and Japan in the field of climate and environmental sustainability. और ये जो कोलैबोरेशन है ये दर्शाता है, ये एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है इंडिया और जापान के बीच में, जो फील्ड है आपका क्लाइमेट और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए. IJF is NIIF first bilateral fund with Government of India contributing 49% of the total fund while JBIC contribute the remaining 51%. और ये जो आपका IJF है, NIIF का ये पहला बायलेटरल फंड है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है 49% टोटल फंड का, जबकि JBIC जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी रिमेनिंग 51% को. Primary focus of the India-Japan Fund is on investment in environmental sustainability and low carbon emission strategy. Its objective is to become a preferred partner for encouraging increased Japanese investment in India. और मेन फोकस है इंडिया जापान फंड का इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटेजी के ऊपर. इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रीफर पार्टनर बने, इंकरेज करके इंक्रीज जापानीज इन्वेस्टमेंट को भारत में. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के बारे में भी हम जान ले. फॉर्म्ड इन 2015, ऑफिस इन न्यू दिल्ली. तो जो आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसको फॉर्म किया गया था 2015 में. इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली पे है. इट इज अ गवर्नमेंट बैक कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड टू ऑफर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट to India's infrastructure sector. The India government hold a 49% stake in NIIF, while the remaining share are owned by both foreign and domestic investors. Due to this substantial government ownership, NIIF is often regarded as India quasi-sovereign wealth fund. ये जो आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये गवर्नमेंट बैक कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसको क्रिएट किया गया था ताकि ऑफर किया जा सके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो होल्ड करती है 49% स्टेक NIIF पे, जबकि रिमेनिंग शेयर जो है इसको ओन किया जा रहा है दोनों ही फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के द्वारा. जो सब्सटेंशियल गवर्नमेंट ओनरशिप है NIIF में, इस कारण माना जाता है इसको भारत का क्वासी सॉवरेन वेल्थ फंड के रूप में भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैनोजाइम कैन डिग्रेड पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर. जो आपका नैनोजाइम है वो डिग्रेड कर सकते हैं जो पॉल्यूटेंट होता है वेस्ट वाटर में, तो जानेंगे इसके बारे में हम. रिसर्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव डेवलप्ड अ नोवेल एंजाइम मिमिक कॉल्ड नैनो-PTA विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर. जो रिसर्चर है कहाँ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने डेवलप किया है नैनो एंजाइम को जो कि कॉपी करता है नैनो-PTA को, जो कि सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन रखता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर के लिए. In this study, the IISc team synthesized nano-PTA, a platinum containing nanozyme that can be converted into powder for industrial use. और इस स्टडी में जो IISc टीम है उन्होंने सिंथेसाइज किया है नैनो-PTA को, जो कि एक प्लेटिनम कंटेनिंग नैनोजाइम है जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है पाउडर के रूप में इंडस्ट्रियल यूज के लिए. Nano-PTA exhibit the ability to degrade toxic chemical in industrial wastewater effectively when exposed to sunlight. और ये जो नैनो-PTA है ये एग्जिबिट करता है एबिलिटी डिग्रेड करने का टॉक्सिक केमिकल को इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पे अच्छे तरीके से जब एक्सपोज होता है सनलाइट पे. तो नैनो-PTA जो है वो कांटेक्ट में आता है वेस्ट वाटर के साथ, तो वो बनाता है टैप लाइक स्ट्रक्चर को नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के माध्यम से बेंजीन रिंग एंड लॉन्ग अल्काइल चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा. ये जो स्ट्रक्चर है ये एमिट करता है लाइट को, जो कि इनेबल करता है उनको कि वो ऑक्सीडाइज करे पॉल्यूटेंट को प्रेजेंस में सनलाइट के और रिड्यूस करे वेस्ट वाटर के टॉक्सिसिटी को. Researchers found that the nano-PTA could rapidly degrade common pollutant like phenol and dye even at low concentration within 10 minutes under sunlight. और रिसर्चर ने पाया है कि जो नैनो-PTA है ये रैपिडली डिग्रेड करता है कॉमन पॉल्यूटेंट जैसे कि फिनॉल और डाई को भी लो कॉन्सेंट्रेशन में ही 10 मिनट के अंदर ही सनलाइट के प्रेजेंस में. Beyond wastewater treatment, scientists believe that nano-PTA has potential application in healthcare. It could serve as a valuable diagnostic tool for neurological and neurodegenerative disease, showcasing its versatility and significance in multiple fields. और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि जो नैनो-PTA है इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में भी है. ये सर्व कर सकता है एक वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल के रूप में भी न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के लिए. ये शोकाज करता है इसके वर्सेटिलिटी को और जो इसका सिग्निफिकेंस है मल्टीपल फील्ड पे.
नैनोजाइम के बारे में हम जान ले। दे आर नैनो मटेरियल दैट पोसेस एंजाइम लाइक प्रॉपर्टी अनलाइक नेचुरल एंजाइम व्हिच आर टिपिकली प्रोटीन। नैनोजाइम आर टिपिकली मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज नैनो पार्टिकल। दिस नैनो स्ट्रक्चर कैन कैटलाइज केमिकल इंटरेक्शन इन मैनर सिमिलर टू एंजाइम। जो नैनोजाइम है, ये नैनो मटेरियल है जो कि प्रोसेस करते हैं एंजाइम के जैसे ही प्रॉपर्टी को, जैसे कि आपका नेचुरल एंजाइम होता है जो कि टिपिकली प्रोटीन होता है। नैनोजाइम जो है वो टिपिकली बना होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि आपका नैनो पार्टिकल हो गया। ये नैनो पार्टिकल जो होता है, नैनो स्ट्रक्चर, ये कैटलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से जैसे कि आपका एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डांडेली फॉरेस्ट। तो हम जानेंगे डांडेली फॉरेस्ट के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये कहां पे लोकेटेड है। ये डांडेली फॉरेस्ट इन कर्नाटका इंडिया रिनोन फॉर इट्स यूनिक ग्रासेस बर्ड स्पीसीज एंड कैटल हर्जर इज फेसिंग क्लाइमेट क्राइसिस ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न। तो डांडेली फॉरेस्ट है कर्नाटका का भारत में। ये जाना जाता है इनके यूनिक ग्रासेस बर्ड स्पीसीज और कैटल हर्डर के कारण, लेकिन इसको सामना करना पड़ रहा है क्लाइमेट क्राइसिस का, राइजिंग टेम्परेचर और शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न के कारण। क्या कंसर्न है? लॉस ऑफ ग्रासेस, जो नुकसान हो रहा है ग्रासेस का। डिक्लाइन इन एबेंडेंस ऑफ द 100 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस इन द फॉरेस्ट अफेक्टिंग हार्बिवोरस फूड सोर्सेज। जो डिक्लाइन हो रहा है एबेंडेंस में 100 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस का इस फॉरेस्ट में, ये अफेक्ट कर रहा है हार्बिवोरस के फूड सोर्स को। यूपेटोरियम वीड, जो इन्वेशन हुआ है आपका यूपेटोरियम वीड का, जो कि नहीं कंज्यूम किया जाता है हार्बिवोरस के द्वारा, ये काफी ज्यादा प्रोन है फायर्स के लिए और ये रिप्लेस कर रहा है नेटिव ग्रासेस को भी। चेंजिंग फॉरेस्ट कैरेक्टर, जो फॉरेस्ट का कैरेक्टर बदल रहा है। The transition from semi-evergreen to moist deciduous forest over time is influenced by historical factor and human intervention। और जो ट्रांजिशन बदलाव देखा जा रहा है सेमी एवरग्रीन से मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की ओर समय के साथ, ये प्रभाव है हिस्टोरिकल फैक्टर और ह्यूमन इंटरवेंशन का। अनकंट्रोल फॉरेस्ट फायर, जो अनकंट्रोल फॉरेस्ट फायर हो रहा है, द बैन ऑन कंट्रोल फायर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हैज लेड टू एन इंक्रीज इन अनकंट्रोल फॉरेस्ट फायर पोजिंग रिस्क टू द इकोसिस्टम। जो बैन किया गया था कंट्रोल करने के लिए फायर को ब्रिटिश रूल के समय पे, इसके कारण इंक्रीज हुआ अनकंट्रोल फॉरेस्ट फायर, जिसके कारण जो रिस्क है इकोसिस्टम का और बढ़ गया। डिक्लाइन इन हार्बिवोर पॉप, जो डिक्लाइन हुआ हार्बिवोर पॉप का पॉपुलेशन में। रिडक्शन इन हार्बिवोर पॉपुलेशन ड्यू टू लॉस ऑफ ग्रासेस इंपैक्टिंग द प्रे बेस फॉर बिग कैट सच एज लिपर्ड एंड टाइगर। जो रिडक्शन हुआ हार्बिवोरस के पॉपुलेशन में लॉस ऑफ ग्रासेस के कारण, ये प्रभाव डाला जो प्रे बेस है बिग कैट का, जैसे कि लिपर्ड हो गया, टाइगर हो गया। इम्पैक्ट ऑन विलेजर, इसका प्रभाव विलेजर्स के ऊपर भी पड़ा। लोकल कैटल हर्डर जो है वो देख रहे हैं डिक्रीज हुआ है नंबर कैटल पर हाउस होल्ड पे, जो प्रिडिक्शन है बिग कैट और लॉस ऑफ ग्रासलैंड के कारण। चेंजेस इन फ्रूट एबिलिटी, तो बदलाव देखा गया फ्रूट की एबिलिटी पे ऊपर भी। जो अल्टर हुआ है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न बिग ट्री का, ये अफेक्ट कर रहा है बस के पॉपुलेशन को भी, जैसे कि मालाबार पीट हॉर्नफिल हो गया, जो कि डिपेंड करते थे यही फिग फ्रूट के ऊपर। डिक्लाइन इन हनी कलेक्शन, हनी कलेक्शन में भी गिरावट देखा गया है। रिडक्शन हुआ हनी कलेक्शन में भी फिस्कस ट्री के, क्योंकि जो सोर्स है हनी का वो फ्लावरिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान ले। ये आपका लाइक करता है काली टाइगर रिजर्व उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका पे, साथ साथ आंसी नेशनल पार्क के पास। तो कहां पे लोकेटेड है इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया। केटीआर is a UNESCO World Heritage Site and global biodiversity hotspot. The reserve derives its name from the Kali River which flows through the region. The ecoregion found here, namely the Northwestern Ghat mountain rainforest and Northwestern Ghat moist deciduous forest. जो केटीआर आपका है काली टाइगर रिजर्व, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये जो रिजर्व है ये ड्राइव करता है इसके नाम को काली रिवर के कारण, जो कि फ्लो करता है इस रीजन से। ये इको रीजन जो यहाँ पाया जाता है नेमली नॉर्थ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं डांडेली का, कहाँ पे ये लोकेटेड है, मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फीबियन क्राइसिस। तो हम जानेंगे एम्फीबियन क्राइसिस के बारे में। A global assessment conducted by conservationists revealed that Earth amphibian species are facing a critical threat of extinction. ये ग्लोबल असेसमेंट जिसको कि कंडक्ट किया गया कन्वर्सेशनिस्ट के द्वारा, इसमें पाया गया कि जो अर्थ का एम्फीबियन स्पीसीज है उसको सामना करना पड़ रहा है क्रिटिकल थ्रेट का, एक्सटिंक्शन का। जो आपके 8011 एम्फीबियन स्पीसीज जिनको कि एसेस किया गया था, उसमें से 41% जो है वो उनको माना जा रहा है कि वो थ्रेटेंड में है और एक्सटिंक्शन हो सकता है बहुत सारे फैक्टर के कारण, जिसमें हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन, डिजीज या क्लाइमेट चेंज है। ये जो सिचुएशन है ये दर्शाता है कि और ज्यादा खराब हुआ है जो पहले बार असेसमेंट किया गया था 2004 में उससे, जिस समय 39% एम्फीबियंस जो थे वो थ्रेटेंड लिस्ट में आते थे, लेकिन अब ये बढ़ के 41% हो चुका है। एम्फीबियन जो है उनको सामना करना पड़ रहा है मोर सीवियर क्राइसिस का, अगर हम कंपेयर करें दूसरे वर्टिब्रेट ग्रुप से तो 7% जिसमें मैमल है, 21% रेप्टाइल और 13% वंश है। इन सब को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग असेसमेंट में।
Salamander or newts are the most threatened amphibian order with 60% of species facing extinction, followed by frogs and dog and caecilians. तो जो आपका salamander और newts है ये सबसे ज्यादा threatened amphibian order है. 60% स्पीसीज जो है इनको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ रहा है. उसके बाद फ्रॉग और टॉड है जिनका 39% है और कैसिलियन जिनका 16% है. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.